देखो अभी तक हमने गदर मूवमेंट को ख़त्म किया है और मूवमेंट्स की जो पैटर्न थी, मूवमेंट की जो स्टाइल थी, उसको पढ़ने की कोशिश की थी। किस तरह से कौन कौन लीडर्स उसके साथ इन्वॉल्व थे। वहाँ से ही मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटेन की डिफ़िकल्टी थी उसको हमारी अपॉर्चुनिटी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसको लेकर जो दूसरा स्ट्रैंड उभर के आ रहा था, और वो स्ट्रैंड था होम रूल मूवमेंट का। ओके, सो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ होम रूल मूवमेंट, और किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से थियरी चलता है। अब देखिएगा कि ये जो होम रूल या होम रूल मूवमेंट है, ये होम रूल एसेंशियली इंडिजिनस आप नहीं बोल सकते एक तरह से, क्योंकि ये एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस थी जो ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनीज़ को, जो वाइट कॉलोनीज थी खास करके, उनको ऑटोनॉमी दिया करते थे कि आप अपना डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, बट अल्टीमेटली आपकी सोवरेनिटी नहीं रहेगी, आप ब्रिटिश एम्पायर के ही पार्ट रहोगे। ओके, तो वैसे ही कुछ एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हुआ करता था होम रूल, और वैसा इन्होंने आयरलैंड के लिए थोड़ा बहुत ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करके दिया था। ओके, और उसी का ही आयरलैंड का बेस बना के भारत के अंदर उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई। उसी के अंदर से जो एक आंदोलन जन्मता है उसे कहते हैं हम लोग होम रूल मूवमेंट। ओके, सो आयरलैंड द मेकिंग। और होम रूल मूवमेंट के एसेंशियली इंडिया के अंदर दो लीडर्स हुआ करते थे। एक तो थे आपके तिलक महाराज, और इसके साथ साथ एक और लेडी थी एनी बेसेंट, जो होम रूल के साथ जुड़ी हुई है। एंड द होम रूल मूवमेंट, जहाँ पे आयरलैंड द मेकिंग, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कहाँ से ये पूरा का पूरा आइडिया आया था और कहाँ से ये पूरा की पूरी चीज़ें डेवलप की गई थी, वहाँ से ये पूरा आया गया। ओके, होम रूल मूवमेंट का हम लोग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लेते हैं कि किस तरह से मूवमेंट को कंसीव किया गया है, कौन से फैक्टर्स इसको इंक्लूड कर रहे थे। ओके, अब आप याद करिए, पुराने स्वदेशी आंदोलन की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। जुलाई 1908 के अंदर आपको पता होगा कि तिलक स्वराज स्वराज कर रहे थे, और स्वराज स्वराज के चक्कर में ही एक दिन न्यूज़पेपर के अंदर कुछ लिखा गया उनसे, और अंग्रेज़ों ने सेक्शन 124 है जो आपका सेडिशन का जो है एक्ट, उसको लगा के उनको भेज दिया काला पानी। ओके, रंगून भेज दिया जाता है अल्टीमेटली। ओके, सो जुलाई 1908 के बाद तिलक महाराज चले जाते हैं यहाँ पे रंगून के अंदर। साथों साथ जुलाई 1914, जून 1914 के आसपास वो जब वहाँ से वापस आएंगे तो सिचुएशन बहुत अलग थी। ओके, तो जाते जाते तिलक कहते थे कि स्वराज 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 इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल अचीव इट बाय एनी हाउ। ओके, बोला जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज। और वहाँ से जब वापस आते हैं तो सिचुएशन अलग थी पूरी। द सिचुएशन वॉज लाइक ना, उनको आके मतलब सदमा लग गया होगा कि भाई साहब इतना सन्नाटा क्यों है। वो शोले पिक्चर की तरह था कि ये सन्नाटा क्यों है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई थी। The political situation when Tilak went to Rangoon and till the time he came out, the Swadeshi movement was at its peak in 1908. इतना पीक के ऊपर था, और 1914 में आया तो पता चलता है तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। ड्यू टू दिस पॉलिटिकल वैक्यूम यू सी दैट कि कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही थी ज़्यादा। हमने देखा ना कि सिवाय की 3-4 या 5-6 स्केटर्ड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के सिवा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस टूट चुकी थी। द कांग्रेस वाज लिटरली ब्रोकन अप, और 1907 के बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के डिफरेंसेस इतने बढ़ गए थे कि ये लोग कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे आके। सो व्हेन ही कम्स आउट ऑफ हिज जेल, ही रियलाइजेस वन थिंग कि यार भाई साहब कुछ भी हो जाए, इफ आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस to fight, if I want to continue my fight against the Britishers, then I need some kind of political platform and political development. और उसके लिए he realizes his mistakes कि यार ये जो मेरी विचारधारा थी चरमपंथी वाली, वो कुछ नहीं लेके जाएगी, and he tries to enter the Congress। 1914 में ही जब बाहर निकलते हैं तभी कांग्रेस के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे, बट जो मॉडरेट फैक्शन था ना वो भूला नहीं था। मॉडरेट्स को फिरोज शाह मेहता जैसे लीडर्स से जो इनिशियली कांग्रेस की स्थापना के साथ जुड़े हुए थे, वो बोलते हैं कि भाई ये वही वाले जूते वाले हैं, इन्होंने जूता फेंका था, इनको कांग्रेस के अंदर वापस मत लीजिए। ओके, साइमल्टेनियसली एक और नई लीडरशिप उभर रही थी बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड के अंदर जो लीडरशिप उभर के आ रही थी कांग्रेस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जो रिलेट कर रही थी, वो लीडरशिप आपको यहाँ पे दे रही थी। जो लेडी थी उनका नाम था एनी बेसेंट। ओके, सो जो हम लोग बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, और बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा बहुत एनी बेसेंट को लेके जानकारी रख देते हैं। ओके, एनी बेसेंट एसेंशियली एक आयरिश लेडी थी, और आयरलैंड की होने के नाते उनको ये आइडिया पूरा का पूरा अच्छी तरह से क्लियर कट था कि आयरलैंड में किस तरह से होम रूल मूवमेंट का ये पूरा का पूरा आगाज़ किया गया और किस तरह से ऑटोनॉमी और कंसेशंस दिए गए। ओके, सो इन 1890s शी कम टू इंडिया। 1890 के आसपास का समय है, 90s का ही समय है। तो वो यहाँ पे थियोसॉफिकल ऑफ इंडिया, ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया,
थियोसॉफिकल सभा जिसे कहते हैं, उसकी सभ्य बन के भारत को अंदर आई थी। दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय टू फॉरेनर्स, मैडम बेलवाट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट। ओके, तो अमेरिकन सिटीजन हुआ करता था कर्नल ऑलकॉट एंड दे वर वेरी मच इन्फेचुएटेड बाय द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ इंडिया। तो ये ओरिएंटलिज्म को पढ़ने के लिए ये लोग आया करते थे, काफ़ी सारे गोरे आते थे, तो उनमें से ही ये भी थे। और इन्होंने एसेंशियली थियोसॉफिकल ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना अमेरिका में की थी। लेटर ऑन ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का बेस आपका चेन्नई के पास कर देते हैं। ओके, लेटर ऑन व्हेन एनी बेसेंट जॉइंस दिस थिंग्स, तो वो धीरे 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 स्पिरिचुअलिज्म से आगे बढ़ते 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 अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड लेना शुरू करेगी और वहाँ से ही वो होम रूल की मांग करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द आयरिश होम रूल लीग। आयरलैंड के अंदर जो लीग चलती थी उसी के ही बेसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा उन्होंने डेवलपमेंट कराया। अब देखिएगा कि जो 1890s की बात करो, एनी बेसेंट जब यहाँ पे ज्वाइन किया था, इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल सी दैट एनी बेसेंट धीरे 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 स्पिरिचुअलिज्म से आगे आते हुए पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत एक्टिव पार्ट लेती है एंड बाय 1914 वो भी एक एस्टेब्लिश्ड लीडर की तरह उभर के आ चुकी थी और उनका भी काफ़ी सारा पॉलिटिकल क्लाउड और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हुआ करता था। एंड एज अ रिजल्ट शी ट्राई टू एडवोकेट, उन्होंने पैरवी कर दी एक्सट्रीमिस्ट की कि यार आपने जो गलती की है ना, मतलब आपने जो तिलक और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको आपने कांग्रेस से हटा दिया है, उसको थोड़ा रिवाइव कर दीजिए, वो गलत है और अभी रात गई बात गई है ना, कि वैसी बात है, तो जो बीत गई सो बात गई ना। हरिवंश राय बच्चन यही कहते हैं ना कि जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, अंबर के आनंद के तू देखो, अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, कभी बोलो टूटे तारों पर, कभी अंबर शोक बनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो ये जो बीत गई सो बात गई की बात की जाती है, ये बीत गई सो बात गई की इन्होंने भी यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की और उसी के अंदर से ही ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट होम रूल के लिए आगे चलता है। दिसंबर 1914 के अंदर सेशन होता है मद्रास के अंदर और एनी बेसेंट वहाँ पे बहुत पैरवी करती है एक्सट्रीमिस्ट कैंप की तरफ से कि अब तिलक को कांग्रेस के अंदर एंट्री दीजिए। ओके, पर मॉडरेट्स, मैंने आपको बताया फिरोज शाह मेहता वो पुराने जख्म को भूले नहीं थे, बोले कुछ भी हो जाए हम आपको एंट्री नहीं दे पाएंगे, नॉट पॉसिबल मैडम, अभी नहीं हो सकता। ओके, तो तिलक बोलता है कि कोई बात नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही विचारधारा के साथ तिलक बोलता है कि आई विल स्टार्ट माई कंस्ट्रक्टिव वर्क वंस अगेन, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, वहाँ जो पॉलिटिकल इश्यूज है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा और जब तक कांग्रेस के अंदर एंट्री ना रहे तब तक मैं अपना पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वर्क कंटिन्यू करूंगा। ओके, सो शी इज एनी बेसेंट, एज यू कैन सी, जब वो आई थी भारत के अंदर तो शी वॉज वेरी यंग, बट अभी ये पिक्चर देख रहे हो, द सेंटर लेडी इन द पिक्चर इज एनी बेसेंट। ओके, तो काफ़ी एजेड हो गई थी व्हेन शी जॉइन दिस एंड टुक द इनिशिएटिव ऑफ होम रूल मूवमेंट। ओके, सो दिसंबर, एक साल निकल जाता है और एक साल के बाद दिसंबर 1915 के अंदर बॉम्बे के अंदर सेशन होता है और वही सेशन के अंदर तिलक और एनी बेसेंट एक पूरा का पूरा प्रेशर बना के फाइनली इनकी एंट्री करा देते हैं। ओके, बट इंपॉर्टेंट ये चीज़ हुआ कि इन्होंने कांग्रेस के अंदर अपनी एंट्री तो करा दी, तिलक महाराज ने भी एंट्री करा दी, बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट कि कांग्रेस अभी एक तो नए नए आए थे और पुराने जख्म तो भूले नहीं गए थे, तो ये लोग जब डिमांड करते हैं ना कि होम रूल कांग्रेस अपना एजेंडा बना दे, तो ये लोग मना करते हैं। द कांग्रेस लीडरशिप दो एक्सेप्टिंग द लीडर्स तिलक एंड उनको जो होम रूल जो कांग्रेस के अंदर उन्होंने एंट्री तो करा दी, फिर से पार्टी के अंदर या मूवमेंट के अंदर उनको फिर से प्लेसमेंट दे दी गई है, बट उनको बोला गया है कि हम लोग अभी होम रूल मूवमेंट के लिए जो रिजोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन पास नहीं करेंगे। ओके, और बोल दिया गया कि हम लोग एक स्टिपुलेटेड टाइम दो, 6-8 महीना दे देते हो और उसके तहत अगर हमने कुछ पास नहीं किया रिजोल्यूशन, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने दम के ऊपर होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कर सकते हो। एज यूजुअल 6 महीने निकल जाते हैं स्टिपुलेटेड टाइम, बट कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती उस टाइम के अंदर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग एनी बेसेंट और तिलक अपने हिसाब से होम रूल लीग की शुरुआत करेंगे और वहां से ही आपकी आंदोलन की शुरुआत होती है जिसे हम लोग कहते हैं होम रूल आंदोलन और होम रूल मूवमेंट। ओके, सो एसेंशियली अभी हुआ ये कि एनी बेसेंट और तिलक ये दोनों एक तरह से बहुत निकट थे और पॉलिटिकली इनकी आइडियोलॉजी भी सेम थी कि भाई ये एक ही टर्फ के ऊपर फाइट कर रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग ये लोग डिसाइड कर देते हैं कि आप अपना होम रूल जो मूवमेंट है उसके लिए आप अपना एरिया कन्फाइन कर दो, मैं मेरा एरिया कन्फाइन कर देता हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग अप्रैल 1914 से जब बाल गंगाधर तिलक या हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से उनको जानते हैं, तो तिलक महाराज डिसाइड कर देते हैं कि भाई मैं अप्रैल 1916 से महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार एक्सेप्ट द बॉम्बे सिटी
वैसे विस्तारों के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं को बोलूंगा कि आप होम रूल के तहत ये पूरा का पूरा आंदोलन लोगों के तहत लेके जाओ, उनके अंदर उनकी जो चेतना है, उनकी जो स्पिरिट है, उसको डेवलप कराओ। The demands which were raised by Tilak included the following things। एक तो पहली मांग क्या करेंगे तिलक महाराज, बोले स्वराज। और अब देखिएगा कि वो कंप्लीट स्वराज वाली मांग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या, उनको वहाँ रंगून वंगून में अच्छी सर्विस होती है, आपकी खिदमत की होगी इन्होंने अंग्रेजों ने, तो बोलते हैं कि अभी देखो, और सिटीजन के चार्ज के ऊपर भेजा था। अब देखेगा कि हिस्ट्री एक बहुत अच्छी टीचर है। हिस्ट्री बताती है कि जो जो अंग्रेजों ने इनको जिन जिन लीडर्स को काला पानी के लिए भेजा था ना, वो सब वापिस आके सुधर जाते हैं। बोले आंदोलन करेंगे पर एक हद से बाहर नहीं जाएंगे। बेसिकली अच्छी खासी उनकी खिदमत की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, एंड एज अ रिजल्ट वो जब आए तो वो बदल के आए हैं। ओके, तो डिमांड करेंगे पर ज़्यादा डिमांड नहीं करते, बट स्वराज की डिमांड डेफिनेटली करते हैं। बट स्वराज कैसा स्वराज? बोले होम रूल वाला स्वराज चाहिए और कोई स्वराज नहीं चाहिए। सेकेंडली तिलक यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मांग भी करेंगे, और साथों साथ ये भी बोलेंगे कि भारत के लोगों को अगर आपको एजुकेशन देना हो तो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के अंदर एजुकेशन दीजिए, क्योंकि होम रूल है, भारत के लोगों को यहाँ पे शासन चलेगा। तो होम रूल के अंदर कौन होगा? जैसे आप रूल करोगे तो आप क्या वर्नाक्युलर लैंग्वेज या आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसका ही सहारा लोगे। अब आप पिछले क्लासेस याद करिएगा, दी मकॉलेज मिनट ऑफ 1833, और लेटर ऑन आपके यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है, या चार्ल्स वुड डिस्पैच जहाँ पे इंग्लिश को लिटरली ऑलमोस्ट कंपलसरी बना दिया गया था, उसको थोड़ा चेंज करने की बात करेंगे। ओके, तिलक ऑल्सो यूज्ड टू पब्लिश हिज 2 न्यूज़पेपर्स, वन वाज महारथा एंड द सेकंड वन वाज केसरी। और ये केसरी के अंदर जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, वही आर्टिकल की बदौलत उनको रंगून जाना पड़ा था। ओके, और वो तो है ही है। ओके, तो अंग्रेजों ने परेशान कर दिया। द सेकंड पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द होम रूल वाज एनी बेसेंट। अभी एनी बेसेंट के साथ ऐसा है कि शी वाज द वन हु ट्राइड टू लॉन्च द कैंपेन ऑफ द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द वाइट्स ऑफ व्हाइट कॉलोनीज। ओके, तो होम रूल की मांग करती रही, और वो अपने एक न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, उनके भी 2 न्यूज़पेपर हुआ करते थे। एक तो था न्यू इंडिया एंड सेकंड वाज कॉमनवेल्थ। ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के तहत उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी, और सबको होम रूल का जो आइडिया है, जो विचारधारा है, वो किस तरह से शुरू करते हैं उसको आगे कंटिन्यू कर जाते हैं। एज यूजुअल कांग्रेस 6 महीने के अंदर अपना रिजोल्यूशन होम रूल का पास नहीं करती। इसी के कारण तिलक और एनी बेसेंट अपने हिसाब से अपना इंडिपेंडेंट होम रूल शुरू करेंगे विद इन द कांग्रेस पार्टी, बट अपना एक पूरा का पूरा उनका फ्रेमवर्क अलग होगा। ओके, सितंबर 1916 के अंदर एनी बेसेंट के एसोसिएट होते हैं जॉर्ज अरुंडेल। ओके, वो वहाँ पे मद्रास के अंदर से एसेंशियली शुरू करते हैं होम रूल की, एंड लेटर ऑन इनके भी एरियाज डिफाइन कर दिए जाते हैं। एक तो बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे तिलक महाराज ने नहीं लिया था कि भाई बॉम्बे के अंदर होम रूल का जो भी प्रोपोगंडा होगा, जो भी पॉलिटिकल एक्शन होगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो एनी बेसेंट के द्वारा किया जाएगा। एंड अदर एरियाज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन तिलक। ओके, तो रेस्ट ऑफ इंडिया जहाँ जहाँ तिलक महाराज का होम रूल का स्कोप नहीं है, होम रूल लीग का स्कोप नहीं है, वहाँ पे एनी बेसेंट अपने हिसाब से ये पूरा का पूरा आंदोलन कंटिन्यू कराएगी। ओके, तो शी इज एनी बेसेंट, उनके फॉलोअर्स है जॉर्ज अरुंडेल एंड बीपी वाडिया। अब देखेगा कि मैं आपको थोड़ा इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये जॉर्ज अरुंडेल है, इनकी वाइफ हुआ करती थी रुक्मणी देवी अरुंडेल, एंड रुक्मणी देवी अरुंडेल उनके लिए बोला जाता है कि उन्होंने भरतनाट्यम को इंडिया के अंदर रिवाइव किया है 1930s के अंदर, 1936 टू बी प्रिसाइज। उन्होंने भरतनाट्यम को लेके ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट कराया। तो एसेंशियली माना कि हस्बैंड वाइफ की पैर ही ऐसी थी कि एक नेशनलिस्ट वहाँ जा रहा था, एक इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि डायनामिक पर्सनैलिटीज हुआ करती थी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया कि ऑथर भी थे, पेंटर भी थे, पोइट भी थे। उनको दो तीन बहुत ही अच्छे उनके उपन्यास है, एक तो गोरा है, गीतांजलि है, नोबल भी मिला हुआ है लिटरेचर के अंदर उनको। सेकेंडली जब होम रूल मूवमेंट इन्होंने पूरा का पूरा चलाया, तो व्हाट वाज द मेथड अडॉप्टेड बाय दिस लीडर्स? ओके, मेथड एसेंशियली इनका यही था कि इनका एम जो था वो कॉमन मैन को समझाना है। क्योंकि देखो स्वदेशी तो सबको समझ में आता था कि भाई स्वदेशी क्या है, कि भाई अपने को क्या करना है कि वो लक्स वाला साबुन निकाल के सुपर निर्मा यूज करना है, सिंपल चीजें थी स्वदेशी के अंदर। बट यहाँ पे तो ऐसा था कि होम रूल किसे कहते हैं वही सबको नहीं पता, एंड एसेंशियली ये जो एम जो था वो एम को कैसे अचीव किया जाएगा उसको लेके इनकी पूरी की पूरी इश्यू चल रहे थे। ओके, एंड एज अ रिजल्ट इन्होंने पॉलिटिकल एजुकेशन लाना शुरू किया, पब्लिक मीटिंग्स की, कॉन्फ्रेंसेस की, अपने न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया गया है, लाइब्रेरीज को एस्टेब्लिश किया गया, रीडिंग रूम्स को एस्टेब्लिश किया गया, जितने भी रिलीजियस सॉन्ग्स, आपके प्लेज,
ड्रामाज, थिएटर्स, वो सब का सहारा लेके ये होम रूल का पूरा एजेंडा कॉमन मैन तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। सेकेंडली, होम रूल के अंदर एक और प्रश्न उभर के आता है कभी कभी, वो है कि ये खाली एनी बेसेंट और तिलक तक ही सीमित था या और कोई भी लोग भी इसके अंदर पार्ट लिया था। तो द अदर लीडर्स हु जॉइंड द होम रूल लीग आइदर ऑफ तिलक और एनी बेसेंट इंक्लूडेड मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भुलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, एज वेल एज चित्तरंजन दास, CR दास जो स्वराज पार्टी के अंदर हम लोग अभी इसके बाद वाले क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, मदन मोहन मालवीय एंड ऑल्सो द मोहम्मद अली जिन्ना। उस टाइम के अंदर अगर आप याद करोगे, थोड़ा बहुत अगर आपको हिस्ट्री का ओवरव्यू होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना वो मुस्लिम लीग के लिए उतने वो कट्टर नहीं हुए थे, उतना फंडामेंटल नहीं हुए थे कि उनको अलग ही डिमांड चाहिए था। ओके, बाय दिस टाइम 1916, 17, 18 का टाइम है, तो उनको एक टाइम के अंदर तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का उनको सिंबल बोला गया था, ओके, सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो बहुत सारी अच्छा काम उस टाइम पे जो होम रूल के लीग के जो लीडर्स किया करते थे, इसी के इन्फ्लुएंस में आके नेहरू फैमिली पूरी की पूरी, मोतीलाल जी और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, भुलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना एंड लाला लाजपत राय ऑल्सो ट्राइड टू ज्वाइन द लीग ऑफ आइदर ऑफ दिस मेंबर्स। ओके, तो किसने किसकी लीग को ज्वाइन किया वो बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि बिसाइड्स एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक, देयर वर अदर लीडर्स हु ऑल्सो ज्वाइंड द रिस्पेक्टिव लीग्स ऑफ दिस टू लीडर्स। ओके, सो सेकेंडली इसके बाद यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा आंदोलन चलता है तो सरकार के एटीट्यूड दिखाएगी, व्हाट विल बी द एटीट्यूड ऑफ कैप्टन रसल एंड हिज कंपनी। ओके, एज यूजुअल सरकार सीवियर रिप्रेशन करती है, जहां जहां आंदोलन हो रहा था वहां सबको चार्ज तो पता ही होगा, लाठी चार्ज, उसमें भी विंटर सीजन में लगता है तो 2-3 सीजन में आपको अच्छा खासा उसकी याद भी दिलाएगा, ऐसी जगह पे लग गया तो ओके, कहीं बैठोगे तो भी याद आएगा आपको। ओके, सेकेंडली द स्टूडेंट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स। यहाँ पे जो सबसे मेन बेस हुआ करता था, अब देखिएगा कि फ्रॉम 1905 ऑनवर्ड्स द स्टूडेंट्स विल बी सीन इन ईच एंड एवरी मूवमेंट। अभी जैसे यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस की द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो कभी कभी पूछ देगा ये द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, कौन से आंदोलन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कौन से आंदोलन के अंदर नहीं किया। व्हेन द तिलक वाज प्रोपोगेटिंग हिज होम रूल आइडिया एंड होम रूल थियरी, सरकार उनके बर्थडे के दिन ही उनके खिलाफ केस कर देती है। माइंड वेल, तिलक बोलते हैं कि दिस इज माई बर्थडे गिफ्ट, दिस इज वेरी डियर बर्थडे गिफ्ट which is been given by the British government। और तिलक साहब की पैरवी करने के लिए उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना कोर्ट के अंदर जाएंगे। कम नसीब से वो हार जाता है कोर्ट के अंदर, बट हायर कोर्ट के अंदर उनको बरी कर दिया जाता है। ओके, इज एक्सोनरेटेड ऑफ हिज चार्जेस। ओके, बाय 1917, जून 1917, एनी बेसेंट और उनके एसोसिएट से BP वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल जैसे लोगों को, जो बहुत ही पीक पे हुआ करती थी अपनी पॉपुलैरिटी के, उनको सरकार एक ही झटके के अंदर क्लीन स्वीप के तहत अरेस्ट करने की कोशिश करेंगी। व्हेन द अरेस्ट ऑफ एनी बेसेंट वाज डन, यहाँ पे जो इंडिया का इंटेलिजेंशिया वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, हु वाज काइंड ऑफ लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर एज वेल, जिनको सर की खिताबी दी जाती थी, वैसे ही एक जेंटलमैन थे सर S सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने बोल दिया कि भाई आज से मेरे नाम के आगे सर का टाइटल नहीं चाहिए, मैं मेरा नाइटहुड का टाइटल वापिस दे रहा हूँ। एंड when Annie Besant was arrested by the people, there was a huge public movement। लोग घर घर से बाहर रास्ते के ऊपर आ रहे हैं कि आपने एनी बेसेंट जैसी इतनी पॉपुलर लीडर को अरेस्ट कर दिया है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बैकग्राउंड के अंदर बताना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड के अंदर ये 1917 का टाइम चल रहा है, और 1915 अगर आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होगा, 9 जनवरी 1915 अभी बापू आ चुके होते हैं यहाँ भारत के अंदर, बट अभी उनका 1 साल तक वो चिलिंग वाला प्लान चल रहा था, बोले मुझे अभी कुछ करना नहीं है, आई वांट टू जस्ट चिल। ओके, तो वो थोड़ा ठंडा रह के यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें देख रहे थे, पर बैकग्राउंड के अंदर यहाँ बापू आ चुके होते। ओके, तो मैं जब हम लोग गांधीयन फेज के अंदर जाएंगे तो इसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा करेंगे। पर जून 1917 एनी बेसेंट और उनके एसोसिएट से BP वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। एंड व्हेन दिस ह्यूज पब्लिक मूवमेंट स्टार्टेड, वहाँ पे उस टाइम के आपके ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं मॉन्टक्यू, चेम्सफोर्ड वाले मॉन्टक्यू, तो लॉर्ड मॉन्टक्यू बोलते हैं कि अगर शिव जी ने पार्वती को 52 पीसेस के अंदर तोड़ दिया था, उनको काट दिया था, तो 52 पार्वती पैदा हो गई थी। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि अगर सरकार ने एनी बेसेंट को आपने पकड़ लिया तो हर घर घर से एनी बेसेंट बाहर रास्ते के अंदर निकल रही है। ओके, सो ड्यू टू द प्रेशर विच वॉज माउंटेड बाय द पब्लिक ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट थॉट ऑफ रिकनसाइलिंग विद एनी बेसेंट, और सितंबर 1917 के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है। बाय द दिसंबर 1917 जब कांग्रेस का सेशन होता है तो उनको फिर से कांग्रेस की अध्यक्षता दी जाती है। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
और द फर्स्ट वुमेन टू हेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी वो आपकी सरोजिनी नायडू हुआ करती थी। ओके, तो एनी बेसेंट जो एक फॉरेन ओरिजिन की होने के नाते बट स्टिल शी वॉज वेरी इंडियन बाय हर हार्ट, और इसी के तहत कांग्रेस भी उनको कंसिडर करती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है और उनको अध्यक्ष बनाती है। बट एज यूजुअल आपको देखने को मिलेगा कि जो मूवमेंट सितंबर या अगस्त या अप्रैल 1916 से शुरू हुआ, 1919 आते आते तक क्यों फिर से बंद हो गया। हमने इसके पहले भी मूवमेंट देखे, गदर के अंदर भी बहुत स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, स्वदेशी के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल इश्यूज आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फेडिंग आउट ऑफ दिस एजिटेशन बाय 1919। 1919 तक आते आते 1916 में शुरू हुआ, 1919 में क्यों खत्म हो रहा, क्यों सब आंदोलन नहीं ज्यादा चल पा रहे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। यहाँ सबसे फंडामेंटल चीज आपको देखने को मिलेगी वो है फिर से लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा कि तिलक की होम रूल लीग अलग चल रही थी, एनी बेसेंट की होम रूल लीग अलग चल रही थी। अगेन द इश्यू केम ऑफ यूनिटी, नो डाउट द लीडर्स तिलक एंड एनी बेसेंट वर सो मच यूनाइटेड, बट उनके फॉलोअर्स के बीच में कंट्रोवर्सी और कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसी के कारण इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पे हमारी लीग अलग अलग लगाएंगे। और जब लीग अलग अलग कंटिन्यू कराते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कमजोर रह जाता है। सेकेंडली, तिलक स्टार्टेड गिविंग द कॉल ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वंस अगेन। अब देखिएगा कि एक तो तिलक अभी नए नए मतलब 1-2 साल ही हुए थे फिर से कांग्रेस के अंदर उन्होंने एंट्री ली है और फिर से अपना कॉल दे रहे हैं कि भाई मुझे पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए, तो बोल रहे कि पैसिव रेजिस्टेंस चालू रखो। बट इज दैट दिस टाइम यू विल सी दैट आपके जो मॉडरेट्स ग्रुप था जो थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर रहा था वहां तक, वो लोग को सरकार ने अपनी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत इनको कैरेट दिया था, इनको गाजर दिया था और बोल दिया कि भाई साहब हम लोग है ना 1 साल के अंदर एक्ट ला रहे हैं मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स के तौर के ऊपर। अगस्त 1917 में देखो, जून में एनी बेसेंट को अरेस्ट किया, सितंबर में उनको छोड़ दिया। इन बिटवीन दिस टाइम 1 महीने के अंदर ही लॉर्ड मॉन्टग्यू, जब उनको पता चला कि इतना बवाल मच गया भारत में, एनी बेसेंट को हमने अरेस्ट कर दिया है, तो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम लोग रिफॉर्म्स ला रहे हैं, थोड़ा शांति रखिएगा। अभी ये मॉडरेट्स के साथ यही प्रॉब्लम था। मॉडरेट्स को लगता था कि अगर इफ विल क्रॉस दिस लाइन there might be a possibility that the Britishers won't give us any kind of reforms, won't give us any kind of representation, and as a result you will see कि यहाँ पे जितने भी आपकी मॉडरेट कम्युनिटी थी ना, वो लोग मना कर रही थी यार पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ जाना नहीं है। ओके, तो मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स which became known in July 1913 further divided the ranks. Again I am talking that the fundamental reason was the leadership crisis. Leadership क्यों? क्योंकि आपके 3 लीडर्स थे, एक तो एनी बेसेंट हुआ करती थी, यहाँ पे तिलक महाराज थे, बीच में मॉडरेट्स का ग्रुप अपना लॉबिंग करता था, इन्फ्लुएंस उनका भी चलता था। अभी तिलक बोल रहे थे पैसिव रेजिस्टेंस चालू रखो, बॉयकॉट सब कुछ चालू रखना। ये आपके मॉडरेट्स बोल रहे थे, बोले नो मोर आंदोलन, जो मिल रहा है पहले ले लो। ओके, जो अभी मिल रहा है उसका सरकार की फिर से आतामाजी सटकली हो गई तो क्या करना, अभी कोई जरगान चिकरे जैसा गवर्नर आ गया तो क्या करोगे। एंड एज अ रिजल्ट दे वर वेरी मच फियरिंग कि यार फिर से ये रिट्रीब्यूशन हो जाएगा। और आपकी यहाँ पे जो लेडी थी एनी बेसेंट, शी वाज कंफ्यूज, बोले मैं करूँ तो भी क्या करूँ। द एजिटेशन फेड हुआ, उसके पीछे यहाँ पे ये पूरा का पूरा इश्यू वही चल रहा था कि एनी बेसेंट वाज कंफ्यूज, तिलक बोल रहा है कंटिन्यू करो, आपके मॉडरेट्स बोल रहे हैं आंदोलन करोगे तो हो सकता है कि अंग्रेज आपको जो दे रहे हैं ना वो भी छीन लेंगे। एंड बाय 1919 यू विल सी, सितंबर 1918 यू विल सी दैट तिलक जो यहाँ पे एक लीडरशिप थोड़ी बहुत ही स्टेबल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे अपने लीग को, वो जाते हैं लंदन, बोले मुझे कोई केस है तो इंग्लैंड जाना पड़ा उनको। अभी तिलक चले गए, मॉडरेट्स बोल रहे हैं कि भाई आपको आंदोलन नहीं करना है ज़्यादा। एनी बेसेंट वाज कंफ्यूज, शी डिड नॉट न्यू, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी उधर जाती कभी इधर जाती। एसेंशियली द मूवमेंट वाज लेफ्ट लीडरलेस। अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट यू विल सी कि जब तक आपके आंदोलन का कोई नेता नहीं होगा जो क्रिटिकली सोच के उसकी समीक्षा करके उसके ऊपर कोई नतीजा लेने वाला कोई ऐसा डिसीजन ले, तब तक आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मूवमेंट शुरू तो बहुत अच्छी तरह से होगा बट इन कोर्स ऑफ टाइम इट विल फेड आउट। अब हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहलाता है उसके मेन प्रोविजंस कैसे थे। अब देखिएगा कि मैंने इसके पहले के जितने भी
एक्ट्स थे वो मैंने आपको अलग से एक लेक्चर्स के अंदर कराए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला हो गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हो गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, रेगुलेटिंग एक्ट्स हो गए हैं, काउंसिल्स एक्ट के बारे में थोड़ा मैंने आपको जानकारी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अभी ये जितने भी एक्ट आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो सब मैं आपको विद इन लेक्चर क्रोनोलॉजिकली जिस तरह से हम लोग आगे जा रहे हैं उसी के तहत आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। लॉर्ड मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये कब से बनी थी? अगर आप लॉर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी वो अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत एस्टैब्लिश की थी। ओके, एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय फॉर इंडिया। ओके, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे ये एक पॉलिटिकल थोड़ा बहुत चेंज लाने की कोशिश करेंगे, और वो चेंज क्या था कि भारत के अंदर जो स्टेट्स और आपके जो प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके बहुत सारे शेड्यूल है। जैसे यहाँ प्रेजेंट डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 7 है जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट को डिवाइड करता है कि ये विषयों के ऊपर सिर्फ राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है, ये विषयों के ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। उसी तरह से यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होगा वो सेंट्रल लिस्ट के ऊपर आपके लॉज बनाएगा, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आपके प्रोविंशियल लिस्ट, उनको जो भी विषय दिए गए, उनको जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसके ऊपर वो लोग कानून बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सेकेंडली यहाँ पे जो दूसरा प्रोविजन लाया गया है वो है ड्यूअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज डायरकी। अब आप याद करिए पुराने क्लासेस को, डायरकी किसे कहते हैं या डायरकी इसके पहले इंडिया के अंदर लागू किया गया था somewhere in 1765, if you remember, the Treaty of Allahabad। और ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के बाद यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो इंसान जो था, जो ये पूरा का पूरा तिकड़म रचता है, वो यहाँ पे डायरकी की शुरुआत करेगा बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर नवाब तो एसेंशियली हुआ करता था, नवाब के नीचे एक नई पोस्ट बना दी जिसका नाम था डेप्यूटी नवाब, और ये जो डेप्यूटी नवाब हुआ करता था ना, ये डेप्यूटी नवाब को अपॉइंट करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एसेंशियली सब कंट्रोल उसके हाथ में ही चला गया। यहाँ पे भी आपको ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस इन दी प्रोविंसेस, आपके जितने राज्य हो गए उसके अंदर ड्यूअल स्कीम गई। तो मैंने आपको बताया कि आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया। द सब्जेक्ट्स वर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से कानून या विधायक बनाएगा। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैज द राइट to form the laws with the aid and advice and working in tandem with the governor। ओके, तो आज की तारीख में अगर आप डायरकी देखोगे तो मॉडर्न डे इंडिया का डायरकी का एक एग्जांपल आपको दिल्ली के अंदर एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, बट समवॉट रिलेटेड टू दिस होंगे। ओके, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जैसे दिल्ली के, द सम सब्जेक्ट्स आर रिजर्व्ड फॉर मिस्टर जंग एंड आपकी गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पूरी काउंसिल है, एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट्स ऑन विच मिस्टर केजरीवाल कैन मेक द लॉज। ओके, तो समवॉट सिमिलर, हु मेक्स द लॉज, कौन कानून बनाता है? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके गवर्नर विद द एड ऑफ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स, और रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर और उसकी काउंसिल पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कानून बनाने की कोशिश करेगी। ओके, थर्डली यहाँ पे इंडिया के अंदर बाय कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस की भी शुरुआत हो जाती है। बाय कैमरलिज्म का मतलब ये है कि इसके पहले जो यहाँ पे काउंसिल हुआ करता था वो है भारतीय विधान परिषद, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो भारतीय विधान परिषद को बंद कर दिया गया और उसकी जगह दो हाउसेस लाए गए हैं। अपर हाउसेस दिस द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लोअर हाउस इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे है ना राज्यसभा और लोकसभा आज की तारीख में, उसी तरह से अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जो बाइकैमरलिज्म, टू हाउसेस की जो प्रथा है, दो गृह की प्रथा है, दो विधानों की जो प्रथा है, वहां से यहाँ शुरुआत हो जाती है। थर्डली यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा था या इंडिया की जो पॉपुलेशन थी या इंटेलेक्चुअल वर्ग था जो कंटिन्यूस एजिटेशन कर रहा था सरकार के खिलाफ में, सरकार ने क्या बताया, एक और कैरेट दे दिया कि भाई साहब वाइसरॉय की सबसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, ये सबसे सुप्रीम हुआ करती थी। माइंड वेल 1940s के अंदर ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले भी आएगी। इसके पहले भी 1909 का अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट याद करोगे तो द फर्स्ट पर्सन to get appointed into the Governor General's or the Viceroy's Executive Council was SP Sinha। In 1909 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया तब उनको ऐड कर दिया जाता है। ओके, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर बोल दिया गया कि 6 में से 3 आपके
जो काउंसिल मेंबर्स होंगे वो इंडियन होंगे। तो भारत के लोगों को थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व देना भी इसके अंदर लिखा गया था। ओके, साथों साथ यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। अभी देखिएगा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तहत किस तरह से पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता है। इन्होंने बताया कि सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को खास करके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देंगे। और इसका पीछे का जो मतलब है वो मतलब ये बोलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो सिद्धांत जो 1909 की आपकी पार्लियामेंट रिफॉर्म्स के थ्रू या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं, उसके थ्रू लाया था। वो क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो मेथड है वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला जाता है कि आपके जितने भी समुदाय के लोग होंगे वो अपने ही समुदाय के कोई इंसान को वोट करेंगे। ये पूरा का पूरा वोटिंग पैटर्न है कम्युनल बेसिस के ऊपर या कम्युनिटी बेसिस के ऊपर, वो 1909 के अंदर लाया गया, विच वॉज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू मुस्लिम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल भारत के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए ये एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट रिफॉर्म्स के द्वारा। से फॉर एग्जांपल सेपरेट इलेक्टोरेट कैसे काम करता है। अब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ये है नवाब समीउल्लाह, he is the founder of the Muslim League, one of the co-founders of the Muslim League, and he is the candidate from ढाका। ढाका करके जो जगह थी, ढाका हम लोग कहते हैं आज की तारीख में, ढाका के अंदर ये कैंडिडेट है। बट यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गया, प्रतिनिधित्व है बट बहुत ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत खाली मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ढाका की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसके अंदर वोट करने वाला इंसान कौन होगा? Only the Muslims can vote for this person. As a result, यहाँ पे कम्युनिटी वाइज डिवीजन कराया गया। ये कम्युनिटी वाइज डिवीजन पूरा का पूरा लाया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तहत, वो था पार्लियामेंट रिफॉर्म्स में। By 1919 Government of India Act, the communal representation was increased to Sikh population, Indian Christian, एंग्लो इंडियंस एंड एज वेल एज दी यूरोपियंस। तो कहने की बात वही थी कि भारत के अंदर जो भी छोटा मोटा जो भी समाज हुआ करता था उसको तोड़ने की कोशिश अंग्रेजों के द्वारा की गई है। थर्डली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर और भी कौन से प्रोविजंस थे। यहाँ पे एक और ऑफिस बनाई गई जिसका नाम था ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर। जनरली आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि जहाँ जहाँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे वहाँ पे आपके जो राजदूत होते हैं उनको हाई कमिश्नर बोला जाता है, एंड अदर प्लेसेस के अंदर आपको एम्बेसडर बोलते हैं। से यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर दी जाती है। एंड फाइनली लॉर्ड मॉन्टक्यू ये भी बताते हैं कि 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years, we will send a statutory commission to inquire of working into this report। बोले ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे चला, अगर अच्छा चला, खराब चला, किस तरह से डेवलपमेंट चला, उसके अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि 10 साल के बाद एसेंशियली हम लोग भेजेंगे। अगर आप याद करेगा 1927-28 का समय, और वहाँ पे एक कमीशन आता है जिसका नाम है साइमन कमीशन। ये जो साइमन कमीशन था, इट वॉज हेडेड बाय अ जेंटलमैन नेम जॉन साइमन, और उनकी अध्यक्षता के अंदर जो कमीशन भेजा गया था, वो कमीशन का जो बैकग्राउंड जो था ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर ही ऑलरेडी अंग्रेजों बता दिया था, खाली नाम नहीं बताया था कि कौन आएगा, उसके नाम से ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चला। ओके, सो दिस इज हाउ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास। अब हम होम रूल मूवमेंट की तरफ वापस जाते हैं और उसके असेस करने की कोशिश करेंगे, फिर से पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के तहत जाएंगे और कहाँ कहाँ डेवलपमेंट चला। फर्स्ट, होम रूल मूवमेंट ने क्या किया कि ट्राई टू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन दी टाउन एंड द कंट्री। एक ऐसा मूवमेंट था क्योंकि तिलक वाज हैविंग अ वेरी गुड बेस इन द रूरल एरियाज, तो टाउन और कंट्री साइड के बीच में जो पूरा का पूरा लिंक बनाने की कोशिश की गई थी, वो होम रूल मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से करता है। सेकेंडली, आपका जो मूवमेंट था ना, उसका जो बेस धीरे 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 ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा था। शिफ्टिंग क्यों? क्योंकि पहले कैसा था कि खाली एजुकेटेड मासेस पार्टिसिपेट करते, अब आपके जो भी थे एजुकेटेड क्लासेस को छोड़ के कॉमन मैन भी पार्टिसिपेट कर रहा था, आम आदमी भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था। थर्डली, यहाँ पे आपको ये भी चीज़ जानने को मिलेगी कि ये बॉयकॉट ये पूरा ये कर रहे थे ना, प्रोटेस्ट और पैसिव रेजिस्टेंस, उसके कारण लोगों का है ना पॉलिटिकल एजुकेशन बढ़ रहा था। जब 1919 में बापू रॉलेट सत्याग्रह से शुरुआत करेंगे, या उसके भी पहले 1917 के अंदर अगर आप चंपारण को देखोगे ना, तो पीपल हैड सम काइंड ऑफ आइडिया, या कहीं पे भी जहां गांधी जी ने शुरुआत की थी आंदोलन की, उनको पता था, थोड़ा बहुत होमवर्क करके आए थे वो लोग भी। तो जब गांधी बोलेंगे ना कि हमको ये करना है, तो तुरंत एकदम ब्लैंक माइंड के साथ लोग नहीं खड़े हुए थे। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव के तहत आपको ये भी देखने को मिलेगा दैट पीपल वर गेटिंग ट्रेन्ड इनटू द गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। एंड फाइनली, होम रूल का एक सबसे पॉजिटिव आउटकम निकला, उसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट, लखनऊ का समझौता, जो इंडिया की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
व्हाट वाज दैट लखनऊ पैक्ट ऑल अबाउट। उसके पहले हम लोग एक आध प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे लखनऊ पैक्ट के अंदर। एनी बेसेंट वाज, 3 ऑप्शन इसने दिए हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या सही होगा? द मोस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, फिर से देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, यस दिस इज डेफिनेटली राइट। सितंबर 1916 जॉर्ज अरुंडे और बीपी वाडिया के साथ सबसे शुरुआत करेंगे। फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी था, वो तो कौन थे आपके? मैडम बालवास्की एंड कर्नल ऑलकॉट, तो वो नहीं था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस, जेल से छूटते ही इतनी पॉपुलैरिटी थी तो कांग्रेस ने एक्नॉलेज करके उनको प्रेसिडेंट बना दिया। द सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम बालवास्की वाला। द मोस्ट पॉसिबल आपका जो राइट होगा जो 1 and 3 है। ओके, होम रूल मूवमेंट के अंदर हम लोग आगे चलते हैं और वहां से ही हम लोग लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस के अंदर चले जाते हैं। अब देखिएगा कि ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री को लेके और उसके जो भी मेन पॉइंट ऑफ व्यू थे। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन? अगर आप देखोगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 के दौरान हुई थी और एसेंशियली ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसके तहत ही उसको और भी बढ़ाया दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। इन कोर्स ऑफ टाइम मुस्लिम लीग का जो डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो बात करते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उसके लिए भी वो लोग सक्सेसफुल हो गए थे। बट by 1916 you will see there was some kind of and Congress did not accept it कि आप ये separate electorates की बात कर रहे हो, we are not accepting कि भाई भारत के समाज को आपको तोड़ना चाहिए। बट 1916 के अंदर ऐसा हुआ कि आपके जो मेजोरिटी एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको तिलक की अध्यक्षता के अंदर कांग्रेस के अंदर वापस ले गया। तिलक महाराज उनको बोलते भी अभी आपको जो भी आपको डिमांड रेस करना है पर जूते बूते नहीं फेंकने। ओके, और दूसरा एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ये एक ऐसा समझौता था जिसके लिए मिस्टर जिन्ना को सरोजिनी नायडू बोलते हैं कि मिस्टर जिन्ना यू आर द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये क्या था लखनऊ पैक्ट, और ये इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही मैटर कर रहा है। फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपनी पूरी की पूरी जो प्रिंसिपल स्टैंड था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लेके, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेके, उसको दरकिनार करते हुए बोलती है कि हम दोनों एक हो जाते हैं। मिल गए 2 यार और इन्होंने सबसे पहले जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स बोले हम लोग साथ में रह के अंग्रेजों के खिलाफ डिमांड करेंगे। द कांग्रेस एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग्स पोजीशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बोले आपको अलग से सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसको हमको लेके कोई इश्यू नहीं है। और उस टाइम के अंदर जो कांग्रेस का सेशन था 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे AC मजूमदार। सो लखनऊ पैक्ट which became the main important point of the Indian national movement and Indian national history. What was Lucknow Pact all about? ये स्लाइड्स के अंदर से आप पढ़ लीजिएगा, करीबन 7-8 पॉइंट है। हमको देखना ये है कि लखनऊ पैक्ट के तहत एक प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है कि कांग्रेस ने गलती कर दी थी क्या? Did Congress committed a mistake by signing this Lucknow Pact and was Congress right? आपको वही यहाँ ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसने मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो प्रिंसिपल स्टैंड था उसको नेगेट करके। तो आपको इसके अंदर यही लिखना है कि दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो कांग्रेस कौन सी कंडीशन के अंदर कर रही थी, कहाँ कर रही थी। ओके, इंप्लाइड दैट मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस आर 2 सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज। नेगेटिव्स के अंदर क्या हो गया? इसके पहले हम लोग क्या बोलते थे कि भाई कांग्रेस इज एन अम्ब्रेला मूवमेंट। अम्ब्रेला मूवमेंट के तहत जितने भी विचारधारा है, जितने भी धर्म है, जितनी भी जातियां है, सबका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करेगी। बट आपने क्या किया? आपने साइन कर दिया मुस्लिम लीग के साथ समझौता। इसका मतलब ये हो गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इंडिविजुअल पॉलिटिकल एंटिटीज हो गई एंड मुस्लिम लीग क्या बोलेगी कि भाई भारत के मुसलमानों के लिए उनका जो प्रतिनिधित्व करने का ठेका है ना हमने लेके रखा है। Hence, it implied that they both are political entities and Muslims are different from the other population of India. Ultimately, it resulted into the 2-nation theory जो वहाँ से ज़्यादा concretize हो रही है। अगर मतलब है ना कि इतिहास को अगर कोई पढ़ने अगर आपको उसको निगेट करने हो तो ये चीज़ को आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग को इसके पॉजिटिव्स भी देखने पड़ेंगे कि कांग्रेस ने कौन सी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे ये पूरा का पूरा मूवमेंट साइन किया है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके यहाँ पे ये पूरा का पूरा आंदोलन चलता है कि नहीं चलता वो भी देखना पड़ेगा। नेगेटिव फॉलोआउट्स के अंदर यही हुआ कि कांग्रेस समझौता तो कर देती है बट समझौता करने के बाद ये पॉलिटिकल लीडरशिप को या पॉलिटिकल एग्रीमेंट को कल्चरल फ्रेंडशिप के अंदर कन्वर्ट करना था।
जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में थोड़ा बहुत यूनिटी का जो इश्यू आ रहा था या पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा था, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश अगर कन्वर्ट करती तो अच्छा रहता। पॉजिटिव वे के अंदर जब लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं वो यही था कि अभी तक जो माइनॉरिटीज़ के मन में डर था ना कि भाई ये मेजॉरिटी कम्युनिटी हमारे ऊपर रूल करेगी, वो नहीं हुआ। एंड लोगों के अंदर जो जुस्सा था, जो जील था, वो भी लखनऊ पैक्ट के बाद बढ़ गया कि भाई हम लोग एक है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। ओके।